हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। दोस्तों, एक बार मैं फिर लेकर आया हूँ नया टॉपिक खिलाफत आंदोलन। इस टॉपिक से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहले थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर वीडियो के एंड में प्रीवियस ईयर्स के स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी और एसएससी एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जो लोग अभी नए इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का जो डेट माना जाता है वो 1919 से शुरुआत माना जाता है और 1924 तक माना जाता है। यानी 1919 से लेके 1924 तक खिलाफत आंदोलन की तिथि मानी जाती है। कुछ किताब में 1922 मिलेगा, किसी में 1923 मिलेगा। तो 1924 यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो में ही बीच में देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी अदर स्टेट के पीसीएस, एसएससी एग्जाम, जितने भी सारे अदर गवर्नमेंट एग्जाम है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो खिलाफत आंदोलन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, उसके पीछे क्या छुपा हुआ जॉब था, क्या इनसाइड जॉब था, इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थी, क्या साजिश थी, ये हम लोग समझेंगे। क्योंकि खिलाफत का जो संबंध सीधा है, या खिलाफत को तोड़ने का संबंध जो सीधा है, या ऑटोमन एम्पायर साम्राज्य जो था उसको तोड़ने का जो सीधा संबंध है, वो प्रथम विश्व युद्ध से ही है। प्रथम विश्व युद्ध इसलिए कराया गया ताकि खिलाफत को तोड़ा जाए। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे हम लोग अभी आगे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग खलीफा और बादशाह में क्या डिफरेंस है उसको जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से हुई और कैसे हुई उसको समझेंगे। उसके बाद खिलाफत आंदोलन की असफलता के कारण क्या थे उसको जानेंगे। उसके बाद जितने भी सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम के हों या बीपीएससी के हों, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, या जितने भी सारे अदर स्टेट के पीसीएस हैं, सबको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनसाइड जॉब क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वार के पीछे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के कराने के पीछे जो मेन जो मकसद क्या था उसको यहाँ पे समझेंगे। ये एक मैप पे ग्रीनिश एरिया दिख रहा है, ये बेबीलोन साम्राज्य का है। ये 587 ईसा पूर्व का मैप है। इसमें एक यरूशलेम शहर है। ये यरूशलेम में यहूदियों की आबादी थी, यहाँ यहूदियों कि यहाँ यहूदी लोग रहते थे। ये एक शहर था और इसी शहर में एक हैकले सुलेमानी या टेम्पल ऑफ सुलेमान या टेम्पल ऑफ सुलेमान मौजूद था, जो यहूदियों का तीर्थ स्थल था। वर्तमान में जो यरूशलेम शहर है भी वो फिलिस्तीन में मौजूद है। एक्चुअली हुआ क्या था कि 587 ईसा पूर्व में बेबीलोन साम्राज्य का जो बादशाह था या स्वामी था या राजा था वो नेबुकत नजर था। तो नेबुकत नजर के शासन काल में ही यहूदियों ने विद्रोह किया था। तो जब यहूदियों ने विद्रोह किया तब नेबुकत नजर ने यहूदियों को समाप्त किया, जितने भी विद्रोही यहूदी थे उसे खत्म किया। उसके बाद जो हैकले सुलेमानी जो तीर्थ स्थल यहूदियों का था, जिसे टेम्पल ऑफ सुलेमान के नाम से जाना जाता है और टेम्पल ऑफ सुलेमान के नाम से जाना जाता है, उसे ध्वस्त कर दिया, एबोलिश कर दिया। ये जो हैकले सुलेमानी जो है वो टेम्पल ऑफ सुलेमान जो है उसे प्रॉफिट सुलेमान ने बनाया था। प्रॉफिट सुलेमान यहूदियों के भी प्रॉफिट है, उसके बाद ईसा के भी प्रॉफिट है, उसके बाद वो मुस्लिम के भी प्रॉफिट है। तीनों धर्म के ये प्रॉफिट थे। तो उसके 100 साल के बाद जब हैकले सुलेमानी को गिरा दिया नेबुकत नजर ने, उसके 100 साल के बाद फिर हैकले सुलेमानी को यहूदियों ने बना दिया। वर्तमान में जो हैकले सुलेमानी है वो फिलिस्तीन में यरूशलेम के शहर में मस्जिद अल अक्सा के नाम से मौजूद है। ये यरूशलेम शहर है फिलिस्तीन का। इसी यरूशलेम शहर में ये मस्जिद अल अक्सा है। इसी मस्जिद अल अक्सा में ही कहीं पर हैकले सुलेमानी था। ईसा मसीह का जो जन्म था वो पहली ईस्वी में हुआ था। 33 वर्ष की आयु में ईसा मसीह को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया था। तो जब यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था ईसाई धर्म के अनुसार, तब उसके बाद से ईसाइयों और यहूदियों के बीच में दुश्मनी स्टार्ट हो गई। 70वीं ईस्वी में, यानी कि ईसा मसीह के सूली चढ़ाने के 37 वर्ष के बाद 70वीं ईस्वी में रोम साम्राज्य का जो जनरल था वो टाइटस था। तो इसी साम्राज्य के विरुद्ध फिर यहूदियों ने विद्रोह किया, यानी 70वीं ईस्वी में विद्रोह किया। तो जब यहूदियों ने फिर रोम के विरुद्ध विद्रोह किया तब जनरल टाइटस ने फिर सारे यहूदियों को मारा, उसे खत्म कर दिया। उसके बाद से फिर जो हैकले सुलेमानी यहूदियों ने दोबारा बनाया था उसे फिर गिराकर ध्वस्त कर दिया, जो हैकले सुलेमानी यहूदियों का समय तीर्थ स्थल था। उसके बाद
जब फिर यहूदी जो विद्रोही जितने यहूदी थे या जो भी यहूदी बचे थे यरूशलेम शहर में, वो अपनी जान बचाकर फिर वहां से माइग्रेट कर गए। कहाँ माइग्रेट किए? अलग अलग कंट्री में माइग्रेट किए। कुछ इंग्लैंड चले गए, कुछ फ्रांस चले गए, कुछ जर्मनी चले गए, कुछ यूरोप चले गए, कुछ इंडिया आ गए और कुछ उसके बाद अरब देश में चले गए। वहां पनाह इन्होंने ले लिया। 7वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इस्लाम फिर फैलना स्टार्ट हुआ। जब इस्लाम फैलना स्टार्ट हुआ तो इस्लाम ने फिर खिलाफत की स्थापित की। तो खिलाफत के प्रथम जो खलीफा थे उनका नाम अबू बकर था। उनके खिलाफत के जो दूसरे खलीफा हुए उनका नाम उमर फारूक था। इस्लाम फैलने लगा तो क्रिश्चियन और इस्लाम के बीच में भी युद्ध स्टार्ट हो गया। तब जो मुसलमानों की जो फौज थी वो यरूशलेम शहर में भी गई। वहां यरूशलेम शहर को उसने पूरा घेर लिया। उसके बाद जो वहां पे ईसाई लोग जो थे उन्होंने एक कंडीशन रखा कि यरूशलेम शहर को वो उमर फारूक जो दूसरे खलीफा थे उनके सुपुर्द कर देंगे, लेकिन एक कंडीशन पे। उमर फारूक जो दूसरे खलीफा थे वो मदीना शहर में रह रहे थे, तो उनको बुलाया गया। जब वो वहां फिर यरूशलेम गए तब संधि किया। उन्होंने ये संधि किया कि जो यरूशलेम शहर है यहाँ पे यहूदी आकर बस नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते। तो फिर उमर फारूक तैयार हो गए। तब ईसाई और मुस्लिम के बीच में ये ट्रीटी हुआ, ये संधि हुआ। लेकिन इसमें उमर फारूक ने फिर एक काम और कर दिया कि यहूदियों को अपने तीर्थ स्थल आने का, विजिट करने का परमिशन दे दिया। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट चला खिलाफत उमर फारूक के समय 7वीं शताब्दी के आसपास, 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास। उसके बाद फिर खिलाफत चलता गया चलता गया। 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, एक नया साम्राज्य स्थापित हुआ जिसको ओटोमन एम्पायर कहा गया, यानी उस्मानिया सल्तनत कहा गया। तो ओटोमन एम्पायर के भी ने भी खिलाफत को ही स्थापित किया और उसके खलीफा भी धीरे धीरे अपना चलते रहे। इसी बीच यहूदी हमेशा खलीफा के पास आते थे और बोलते थे कि हम लोगों को भी फिलिस्तीन शहर में जो यरूशलेम है वहां बसने की परमिशन दे दिया जाए, आज्ञा दे दिया जाए। जितने भी सारे खलीफा थे वही एक बात बोलते थे, चूंकि ईसाई और मुस्लिम के बीच में ट्रीटी और संधि हुआ है कि कोई भी यरूशलेम में कोई भी यहूदी आकर बस नहीं सकता, रह नहीं सकता। हाँ, जो उमर फारूक जो दूसरे खलीफा थे उन्होंने जो परमिशन दे दिया था कि यहूदी अपने तीर्थ स्थल पर आके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और फिर लौट कर वो जा सकते हैं। तो वही जो संधि ट्रीटी, वही संधि ट्रीटी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये मुस्लिम और ईसाइयों के बीच में संधि हुआ था। ऐसे फिर चलता गया चलता गया। उसके लगभग 19वीं शताब्दी में फिर यहूदियों का ग्रुप आया। इसके बीच यहूदी हमेशा कोशिश करते रहते थे खलीफा से कि परमिशन मिल जाए, हम लोग वहां बस सके। इसी बीच फिर 19वीं शताब्दी के आसपास जो उस समय के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद खान थे उनके पास यहूदी आए। यहूदियों ने फिर परमिशन मांगा कि हम लोगों को यरूशलेम में बसने के लिए परमिशन दे दिया जाए। इसके बदले आपको जो चाहिए, जितना पैसा, जितना दौलत चाहिए, सब हम लोग आपको दे देंगे। भर भर बोरा आपको सोना चाहिए, सोना भी आपको हम लोग देंगे, जितना भी आपको दौलत चाहिए। तो सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने कहा कि जो ट्रीटी हुआ उस ट्रीटी के अनुसार हम लोग उस ट्रीटी को तोड़ नहीं सकते, उस संधि को तोड़ नहीं सकते। इसलिए जितने भी सारे यहूदी हैं वो अपने तीर्थ स्थल पर आकर विजिट कर सकते हैं और जा सकते हैं। वहाँ बसने का उन्हें परमिशन नहीं दिया जा सकता। तब उसके बाद से फिर यहूदियों ने डिसाइड किया कि जब हम लोगों को अगर यरूशलेम में बसना है, रहना है, तो उसके लिए हम लोगों को ओटोमन एम्पायर को तोड़ना होगा। और ओटोमन जो एम्पायर था वो कोई साधारण छोटा मोटा साम्राज्य था नहीं, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। 3 कंटिनेंट पे, 3 महाद्वीप पे ये एम्पायर था। अफ्रीका में था, एशिया में था और यूरोप में था। तीनों कंटिनेंट पे ये इसका साम्राज्य था। तो अब इतने बड़े साम्राज्य को समाप्त करने के लिए उसे बहुत बड़े युद्ध में धकेलना होगा। जब तक बहुत बड़े युद्ध में धकेलेंगे नहीं तब तक ओटोमन एम्पायर को तोड़ा नहीं जा सकता, हराया नहीं जा सकता। तब उसके बाद से फिर कॉन्स्पिरेसी के तहत ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ। इसी युद्ध में फिर ओटोमन एम्पायर या टर्की को खींचा गया और टर्की ने फिर जर्मनी का साथ दिया। और फिर जो पहला प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया 1914 से लेके 1918 के बीच। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की की क्या हुई, हार होने लगी। फिर इसी बीच, इसी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बीच 1917 में ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उसने बालफोर डिक्लेरेशन किया। उस बालफोर डिक्लेरेशन में ये कहा गया कि जो अब यहूदी हैं वो अब यरूशलेम में जाकर बस सकते हैं, उन्हें परमिशन दे दिया गया। चूंकि ओटोमन एम्पायर लगभग समाप्त होने के कगार पर था, तब चूंकि उसमें ब्रिटेन जीत, अब सारा जो एरिया जो था वो ब्रिटेन के अंतर्गत आ गया। इसलिए तब 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन के तहत यहूदियों को यरूशलेम में बसने का, रहने का परमिशन दे दिया गया। तो पहला प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ वो यहूदियों ने यरूशलेम में बसने के लिए किया। उसके पीछे ऊपरी कारण बहुत जो दिखाया जाता है कि सुएज नहर पर कब्जा करना था, ट्रेड करना था। टर्की जो था वो बहुत बड़ा पावरफुल साम्राज्य बन गया था जो यूरोप के लिए खतरा था। तो ये सब ऊपर का कारण है। उसके पीछे
पीछे जो लॉजिक था कि यहूदियों को अपना यरूशलेम में बसना था और इसलिए उसने ये फर्स्ट वर्ल्ड वार करवाया कंस्पिरेसी के तहत। अब जब यहूदी लोग यरूशलेम में बस गए, उसके बाद से फिर अब उन्हें अपना एक देश घोषित करना था। तो धीरे धीरे यहूदी पावर में आए, क्षेत्र पे कब्जा करते गए, फिलिस्तीन देश पे कब्जा करते गए। उसके बाद फिर 1939 से लेकर 1945 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो उस सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 के बाद फिर 1948 में यहूदियों ने फिर अपना देश घोषित कर दिया, जिसका नाम पड़ा इजराइल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इजराइल देश तो बन गया, अब यहूदियों के यहाँ पे फिर दो कॉन्सेप्ट है। वो क्या कॉन्सेप्ट है? एक जो हैकेले सुलेमानी, जो टेम्पल ऑफ सुलेमान जो गिरा हुआ है, उसे खड़ा करना है, बनाना है, जो कि अल मस्जिद अक्सा में है। इसलिए अल मस्जिद अल अक्सा को हटाना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, तभी हैकेले सुलेमानी बनेगा। पहला ये। दूसरा ये, अब इजराइल बन गया, अब यहूदियों को ग्रेटर इजराइल बनाना है। तो अब ग्रेटर इजराइल बनाना है तो उसके लिए फिर युद्ध चाहिए, दोनों काम के लिए युद्ध चाहिए, क्योंकि मस्जिद अल अक्सा जो है वो मुसलमान का, ईसाइयों का और यहूदियों का तीनों तीर्थस्थल है। वहाँ पर हैकल सुलेमानी और ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए एक बड़ा युद्ध हो जाएगा। अगर मस्जिद अल अक्सा को गिराया जाएगा, वहाँ पर हैकल सुलेमानी बनाया जाएगा, तो पूरे विश्व से मुसलमानों का विद्रोह होगा, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार जो मस्जिद अल अक्सा है वो इस्लाम धर्म का पहला किबला था। और अगर फिर ग्रेटर इजराइल बनाना है तो फिर उसे अरब देश से युद्ध लड़ना पड़ेगा, जो ग्रेटर इजराइल जो बनेगा उसमें अरब देश का भी क्षेत्र शामिल है। फिर चांसेस ऐसा कि फिर तीसरा विश्व युद्ध हो, ऐसा संभावना बन रहा। यूएई, बहरीन, सूडान, ये सब जो देश है, जितना अरब देश है, धीरे धीरे ये इजराइल को मान्यता दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए ओटोमन एम्पायर को तोड़ने के रीजन क्या था, कारण क्या था, वजह क्या था। अब खलीफा और बादशाह में क्या डिफरेंस है? जब भी कोई भी राजा या बादशाह कोई भी क्षेत्र को जीतता था या साम्राज्य स्थापित होता था, तो साम्राज्य स्थापित होने का बाद दो तरह का वहां पे नियम कानून चलता था या निजाम चलता था। या तो खिलाफत स्थापित होगा या तो बादशाहत स्थापित होगा। अगर कोई आदमी खिलाफत स्थापित करता है तो उसका सर्वोच्च पद जो होता है वो खलीफा का होता है, और अगर कोई बादशाहत स्थापित करता है तो उसका जो सर्वोच्च पद होगा वो बादशाह होगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या, खिलाफत और बादशाह? खिलाफत का जो संबंध है इस्लाम धर्म से है, बादशाहत का संबंध जो किसी इस्लाम धर्म से नहीं है, वो उसी आदमी से संबंध है जो उस साम्राज्य का बादशाह होता है। कोई आदमी खिलाफत स्थापित करता है और खलीफा का पद धारण करता है, तब इसका मतलब हुआ कि वो इस्लाम धर्म का जो नियम कानून है वो समाज में लागू करेगा। खलीफा का काम क्या है कि इस्लाम धर्म का जो नियम जो कानून है समाज के लिए उसे लागू करेगा और उसे सुचारू ढंग से चलाने के लिए खलीफा का पद धारण किए रहेगा। और बादशाहत में क्या होता है कि अगर कोई आदमी अपने आप को उस देश का, साम्राज्य का बादशाह घोषित कर दिया तो फिर वो अपना नियम कानून चलाएगा, अपना नियम बनाएगा, अपना कानून चलाएगा, और बादशाह जो होता है कानून से ऊपर होता है। खलीफा में क्या होता है, बादशाह कानून से ऊपर नहीं होता, जो इस्लाम का कानून वो उससे नीचे ही होता है। यानी कि खलीफा का काम है इस्लाम कानून को सुचारू ढंग से चलाना। अगर एग्जाम्पल के लिए मान लें कि कोई आदमी किसी की हत्या या बलात्कार कर देता है, तो वह दोनों कंडीशन में उस आदमी को क्या दिया जाएगा, सजा, फांसी की सजा दिया जाएगा। तो ये इस्लाम धर्म का कानून है। तो खलीफा क्या करेगा, उसे फांसी की सजा देगा, और खलीफा के अधिकार में ये नहीं है कि उसके फांसी की सजा वो माफ कर दे। हाँ, माफ करना है तो उससे संबंधित परिवार वाला ही उसे माफ कर सकता है। तो ये खलीफा का यहाँ पर ताकत है, इतना सा है। लेकिन बादशाह का क्या है कि अगर कोई आदमी हत्यारा घोषित हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है, तो फिर बादशाह फांसी को सजा दे भी सकता है और फांसी की सजा माफ भी कर सकता है। ये बादशाह पे निर्भर करता है। तो ये खिलाफत और बादशाहत में डिफरेंस है। अब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने का कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की थी कि अंग्रेज धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, धार्मिक स्थलों की रक्षा करेंगे एवं खिलाफत का पद को बरकरार रखेंगे। लेकिन युद्ध में इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई। सेवरेस की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे। इस कारण मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में 1919 में मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन को चलाया। तो ये कारण था खिलाफत आंदोलन के स्टार्ट होने का। यह है फ्रांस। फ्रांस का ये एक सेवरेस शहर है जो कि पेरिस के नजदीक पड़ता है। इसी सेवरेस
शहर में सेवरेस की संधि हुई थी और ये संधि ब्रिटिश और टर्की के 10 अगस्त 1920 को हुआ था। तो सेवरेस की संधि जो हुई थी वो सेवरेस शहर में हुई थी, इसलिए इसका नाम सेवरेस की संधि पड़ा। ठीक उसी प्रकार फ्रांस में वर्साय एक शहर है जो कि पेरिस के नजदीक पड़ता है, तो वर्साय के शहर में भी वर्साय की संधि हुई थी। यह संधि ब्रिटिश और जर्मनी के बीच में हुई थी। वर्साय की संधि इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह वर्साय शहर में हुआ था संधि। आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंदोलन का जो उद्देश्य था, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करना एवं टर्की के विभाजन को रद्द करना, खिलाफत का रक्षण करना, खलीफा के पद की पुनः स्थापना करना। अब आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? 1919 के प्रारंभ में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने वाले जो थे वो शौकत अली और मोहम्मद अली थे। इन्हीं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ किया गया। जब खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ तब खिलाफत को आंदोलन को और भी मजबूत करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता पड़ी। तब सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। तो इस कमेटी के जो गठनकर्ता थे वो अली बंधु थे। अली बंधु का मतलब शौकत अली और मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद थे, हकीम अजमल खान थे, हसरत मोहानी थे, डॉक्टर अंसारी थे। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 17 अक्टूबर का जो डेट है ये खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 23 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ और यह सम्मेलन दिल्ली में हुआ और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी को सौंपा गया। महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता को स्वीकारा, इसलिए स्वीकारा क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा स्वर्णिम अवसर पिछले 100 से 1000 वर्षों में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसकी अध्यक्षता को स्वीकारा और खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट भी किया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे। फरवरी 1920 में हिंदू मुस्लिम का एक दल गांधी जी और अली बंधु के साथ वायसराय चेम्सफोर्ड से मिलने के लिए गया और कहा कि जो भी खिलाफत की जो ट्रीटी हुई थी, जो खिलाफत की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो उसे बरकरार रखा जाए। लेकिन चेम्सफोर्ड ने मना कर दिया। चेम्सफोर्ड ने कहा कि मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, रखना है तो रखूंगा, नहीं रखना है तो नहीं रखूंगा। उसके बाद फिर फरवरी 1920 में फिर गांधी जी घोषणा करते हैं कि सरकार अमृतसर हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करे तथा पंजाब में हुई जातियों का निराकरण करें, तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को नरम करे और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कोई नवीन योजना प्रस्तुत करे। यदि सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो वह असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। तो ये फरवरी 1920 का घटना है। जून 1920 में खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। तब गांधी जी को जब आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया तो तब फिर गांधी जी ने कार्यक्रम बनाया जिसे बहिष्कार कार्यक्रम कहा गया। इस बहिष्कार कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी उपाधियों एवं शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना था, सरकारी करों का बहिष्कार करना था, सरकारी और एवं गैर सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, न्यायालयों का बहिष्कार करना था, वकालत को छोड़ना था और खादी उपयोग को बढ़ावा देना था। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। उसके बाद 10 अगस्त 1920 को सेवरेस की संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत तुर्की का विभाजन कर दिया गया। जब तुर्की का विभाजन हुआ तब पूरे विश्व में मुसलमानों में रोष की भावना उत्पन्न हुई और भारतीय मुसलमानों में भी रोष की भावना और तीव्र हो गई। तब उसके बाद से 31 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कर दी। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को एक लेटर लिखा। उस लेटर में मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करने के लिए गांधी जी को कहा। सरोजिनी नायडू ने एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब मोहम्मद अली जिन्ना को दिया था और यह खिताब 1916 के लखनऊ पैक्ट के कारण उन्होंने दिया था। मदन मोहन मालवीय खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए थे। इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का उन्होंने विरोध भी किया था। 14 अप्रैल 1919 को हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल दुनिया के सामने रखने के लिए मुसलमानों ने एक आर्य समाजवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया था। वे दिल्ली के जामा मस्जिद के मेंबर से अपना उपदेश दें। इसी आमंत्रण में हिंदुओं ने मुसलमानों के और मुसलमानों ने हिंदुओं के पैर छूकर एकता का प्रदर्शन किया था। अमृतसर में सिखों ने अपने पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की चाबियां एक मुसलमान नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सौंप दी थी। अंग्रेजों की कूटनीतियों
के द्वारा मोपला विद्रोह का सांप्रदायिकरण के बावजूद भी मुसलमानों ने आंदोलन में व्यापक सहभागिता और सांप्रदायिक एकता का प्रदर्शन किया। तो मोपला जो विद्रोह हुआ था ये 1921 में हुआ था और ये खिलाफत आंदोलन की एक तरह से शाखा ही थी और ये जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह को और भी विस्तार से जानने के लिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह का टेक्निकली और ट्रिकली एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, वहां पर इसके बारे में ज्यादा विस्तार पूर्वक मौजूद है। अब खिलाफत आंदोलन की असफलता के कारण क्या थे? सबसे पहला बड़ा जो कारण था 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का वापस ले लेना। ये पहला कारण था असफलता के कारण। दूसरा कारण ये था कि मुस्तफा कमाल पाशा ने 1923 में टर्की को एज ए रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद 1924 में जो भी खिलाफत जो था उसे क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया, उसे समाप्त कर दिया। तो इसके असफल होने के कारण दो बड़े कारण यही थे। अब उसको डेट वाइज रिवीजन कर लेते हैं। 1919 के स्टार्टिंग में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने प्रारंभ किया। फिर सितंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई। उसके बाद 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया और 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 नवंबर 1919 को खिलाफत समिति का अखिल भारतीय स्तर पर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। जून 1920 में खिलाफत समिति का फिर से अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। 10 अगस्त 1920 में सेवरे की संधि हुआ जिसमें तुर्की का विभाजन कर दिया गया और इस विभाजन के फलस्वरूप लगभग 40 नए देश अस्तित्व में आए। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी। 1923 मुस्तफा कमाल पाशा ने टर्की को एज ए रिपब्लिक घोषित किया और 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा ने टर्की में खिलाफत को समाप्त कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो वह इलाहाबाद में हुआ था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, तो किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो शौकत अली ने किया था, मोहम्मद अली ने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 1 एवं 2। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। बिल्कुल। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को चुना गया। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो किसने त्यागी थी? हकीम अजमल खान ने। यह पदवी उनको 1907 में मिला था। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की बतरसना की थी? एम.ए. जिन्ना ने, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्नलिखित में से किस खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। बिल्कुल सही है। भाषा की समस्या हुई गलत। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए गलत। बड़े हिंदुओं को दबाया गलत। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था वे थे कौन? स्वामी श्रद्धानंद। ये आर्य समाज के थे। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा के पुनः स्थापना के लिए। बिल्कुल सही। खलीफा को हटाने के लिए। गलत। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल सही। कांग्रेस ने जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। बिल्कुल गलत। इसका आंसर क्या हुआ? 1 और 3। तो इसका आंसर ए हो गया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। बिल्कुल गलत। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा। बिल्कुल सही। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। गलत। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। ये भी गलत। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी।
खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, बिल्कुल सही। मुस्लिम समाज का सुधार, गलत। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग, गलत। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, बिल्कुल सही। 1 और 4, तो आंसर क्या हो गया? ए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन इस कथन का संबंध है? तो यह खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 से संबंध है। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था सर सैयद अहमद ने, गलत। गांधी जी ने, बिल्कुल सही। करजन ने नहीं, ह्यूम ने नहीं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, गलत। मदन मोहन मालवीय ने, बिल्कुल सही। मदन मोहन मालवीय ने। और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली ने। मोहम्मद अली और शौकत अली तो खिलाफत आंदोलन चलाए थे। मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय, इन दोनों ने खिलाफत का समर्थन नहीं किया था। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था मौलाना मजहरुल हक ने। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? तो बी अम्मा रही थी। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट्स करके जरूर बताएं।